गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो है ये आपका एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस कैंपेन फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड है। और बेसिकली इसकी एक ट्रेनिंग हुई थी जो DSPRUD ऑर्गेनाइजेशन इनकी वेबसाइट का नाम है, जहाँ से ये PPT मैंने डाउनलोड किया। तो हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी अभी 26 को। तो उस ट्रेनिंग में उन लोगों ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो ये PPT यूज़ करके मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस है क्या। और आपका इस रिलेटेड एक कंपटीशन होगा जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही अरेंज किया हुआ है। तो वो भी आपको मैं लास्ट में बताती हूँ। इसमें तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो क्विज़ है या जो भी चीज़ें हैं सब इसी में से आएंगी। तो पहले तो वर्ल्ड माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो है 2020 का वो चल रहा है नवंबर में। एंटी माइक्रोबियल हैंडल विद केयर यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। व्हाट इज़ एन इन्फेक्शन? इन्फेक्शन किसे बोलते हैं? Invasion of the body tissues by disease causing agent, their multiplication and the reaction of host tissue to the infection agent and the toxins they produce. Basically इन्फेक्शन क्या है कि कोई भी बाहर का ऐसा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो मल्टीप्लाई करे और हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाए, टॉक्सिन्स बनाए, वो इन्फेक्शन है। और क्या है? माइक्रोब्स क्या होते हैं जो इन डिजीज़ को लेकर जाते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं। माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रोस्कोप में देखे जा सके वैसे छोटे होते हैं, लेकिन जर्म्स को बोलते हैं। तो माइक्रोब्स में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड पैरासाइट्स। तो ये सारे क्या हैं? माइक्रोब्स, जो कि सारी बीमारियों को लेकर इंसानों में फैलाते हैं, जानवरों में भी होती है। फिर है माइक्रोब्स जो है ऑल अराउंड। माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो माइक्रोब्स जो हैं वो हर जगह होते हैं, इन्वायरमेंट में, एयर में, वाटर में, हमारी स्किन में, हमारी बॉडी के अंदर, हर जगह माइक्रोब्स हैं। ये क्या है कि हमारी बॉडी का हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें माइक्रोब्स हमेशा रहते हैं, लेकिन वही है कि नॉर्मल पार्ट एवरीडे लाइफ का। तो वी डू नॉट नीड टू किल देम अनलेस दे कॉज डिजीज़। हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो कर रहे होते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल है, जैसे हम कर्ड खाते हैं भाई, वो भी एक कहीं ना कहीं माइक्रोब ही है। तो कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं। वी नीड टू किल ओनली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो हमें मारने की किन को ज़रूरत है? जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर है कि एंटी माइक्रोबियल्स आर लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। हम सब जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम चेंज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो जो सबसे पहली एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बनी थी वो थी पेनिसिलियम, जो कि एक पूरा इसके पीछे पूरी स्टोरी है, आप नेट पे खोल कर देखना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया। फिर एडवांस एंड अचीवमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले मेडिसिन बननी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे सर्जरी के फील्ड में भी डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट और मेजर सर्जरी भी एंटी माइक्रोबियल्स पर डिपेंड करने लगी। एंटी माइक्रोबियल्स सेव लाइफ इन सीरियस इन्फेक्शंस। तो जो एंटी माइक्रोबियल्स थे वो क्या करते थे? लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। एंटी माइक्रोबियल्स वर्सेस एंटीबायोटिक्स। अब हम दो नाम लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स और एक है एंटी माइक्रोबियल। अभी मैंने आपको बताया था एंटी माइक्रोबियल में तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट सभी आ जाते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल क्या है? एक बॉर्डर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, और ये सब कुछ होता है इसके अंदर, है ना। जैसे कि मतलब एंटीबायोटिक्स भी इसके अंदर आएंगे, एंटी वायरल जो वायरस पे असर करती हैं, एंटी फंगल जो फंगस पे असर करती हैं, और एंटी पैरासाइट जो पैरासाइट्स को मारती हैं बॉडी में, जैसे कीड़े हो जाते हैं पेट के। तो उन सब के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होता है, ये याद रखना, टाइफाइड, TB, ट्यूबरक्लोसिस, गोनोरिया और लेप्रोसी। ये वैसे भी आपके पेपर में भी 9th क्लास के लिए तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को पता होना चाहिए तो वैसे। और जो वायरस से होती है वो है HIV, इन्फ्लुएंजा, और आजकल एक नया नाम जुड़ गया कोविड, है ना। तो जो कोविड है, कोविड-19, तो वो भी क्या है? वायरस से होता है। फंगल कैंडिडा, स्किन, हेयर, नेल इन्फेक्शंस एंड पैरासाइटिक मलेरिया। तो अब क्या है? पैरासाइट बेसिकली देखो ये भी है कि जो मलेरिया है उसका
प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट, तो वो तो खैर आप डिटेल में आगे देख लेना। अभी हम बात करते हैं जो वही देख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स नैरो टर्म। तो एंटीबायोटिक्स है नैरो टर्म है, मतलब छोटी टर्म है। इसमें सिर्फ एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया पे असर करती हैं। यूज मोर ऑफन, ज़्यादातर यूज़ होती हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या हैं, उसमें उस तरह की मेडिसिन होती है जो सारे माइक्रोब्स को मारती हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे असर करती है, बैक्टीरिया से होने वाले टाइफाइड फीवर और यूरिन इन्फेक्शंस हैं। और एंटीवायरल क्या है, फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV, एड्स, वायरल हेपेटाइटिस। और एंटीफंगल क्या होंगी, फॉर फंगल इन्फेक्शन लाइक स्किन, हेयर और नेल इन्फेक्शंस। एंटी पैरासाइटिक फॉर इन्फेक्शन लाइक एमोएबिक और वर्म इन्फेक्शंस। तो इनको ध्यान रखना। एंटी माइक्रोबियल्स इंक्लूड्स ऑल द अबव, तो उसमें सब कुछ आता है उसमें, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, फंगल, पैरासाइट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब बेसिकली एक टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, माइक्रोब्स चेंज ड्यू टू द यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द एजेंट्स विच यूजली किल दैम। अब जैसे आजकल एक सिंपल सा एग्जांपल लो, पहले जब ऑल आउट जलती थी तो मच्छर दिखते नहीं थे कमरे में, है ना, लेकिन अब क्या है कि ऑल आउट के ऊपर ही नाच रहे होते हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर भी क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया उन दवाइयों से लड़ने का। तो यही चीज़ हो रही है माइक्रोब्स में। जो माइक्रोब्स हैं, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जितने भी ये जर्म्स फैलाने वाले हैं, ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब इन पर दवाइयाँ असर करनी बंद करने लगी हैं, ये रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब दवाइयों के लिए और ताकतवर हो गए हैं, जिससे कि इन पे दवाइयाँ असर नहीं करती। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारे अंदर नहीं आया, रेजिस्टेंस किस में आया, इन माइक्रोब्स में। माइक्रोब बिकम रेजिस्टेंट टू द ड्रग, अब ड्रग का असर इन पर होता ही नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी डज नॉट बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटी माइक्रोबियल। अब अगर हमें ऐसा हो जाए कि हमारी जो बॉडी है वो तो हमारी, मान लो कि कोई बैक्टीरिया है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो अगर हमारी बॉडी में वो गया या वायरस गया तो होगा क्या कि हम जो दवाइयाँ लेंगे वो उस पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि वो ताकतवर होता जा रहा है, वो दवाई उसके लिए हल्की पड़ जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें और हैवी डोज लेनी पड़ेंगी उसके लिए। लेकिन अब ये टाइम आने लगा है कि बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस लेने से हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट बढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं उन पर असर नहीं होता। प्रॉब्लम ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब क्या परेशानी हो रही है इससे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है मैनी पेशेंट्स में, नीड इंजेक्शंस फॉर ट्रीटमेंट। पहले क्या था कि टैबलेट दे देते थे तो उससे ठीक हो जाता था, एंटी माइक्रोबियल दे देते थे, लेकिन अब क्या है कि उनको इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उस पर असर नहीं कर रही दवाइयाँ। टाइफाइड के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा मेडिसिन चाहिए होती है और हैवी डोज चाहिए होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस में जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी पहले, अब वो इनइफेक्टिव हो गई है, मतलब जो ड्रग्स पहले दी जाती थी जिनसे ट्यूबरक्लोसिस या TB ठीक हो जाता था, अब वो ड्रग्स उस पर काम नहीं करती, तो बहुत हैवी डोज देनी पड़ती है उन्हें। मलेरिया, डेथ ड्यू टू इनक्यूरेबल इन्फेक्शंस, तो मलेरिया में भी क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई दवाई असर नहीं करती क्योंकि माइक्रोब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो डेथ हो जाती है। या HIV, एड्स, लॉन्गर एंड मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे, बहुत लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, हायर कॉस्ट होती है केयर की, सफरिंग बढ़ती जा रही है, और जो है डेथ भी इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। हाउ टू माइक्रोब्स बिकम रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल, अब ऐसा क्यों हुआ कि जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स पे एंटी माइक्रोबियल क्या है, दवाइयाँ है ना, और माइक्रोब्स क्या हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स। तो इन पर एंटी माइक्रोबियल मतलब जो दवाइयाँ थी जो इनको मारती थी माइक्रोब्स को, उन्होंने काम करना क्यों कम कर दिया, रेजिस्टेंस क्यों हो गया वो, मतलब ये माइक्रोब्स क्यों स्ट्रांग हो गए। एक तो ओवर यूज़, क्या होता था कि टेकिंग एंटी माइक्रोबियल्स फॉर नॉन इन्फेसिक फीवर, कॉमन कोल्ड, डायरिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, जो कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप ही काफ़ी स्ट्रांग होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को वो अपने आप ठीक कर लेता है। मिसयूज़, हमने खुद ही जैसे हमें लगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है तो उठाया और कोई भी एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल दवाई खा ली, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेने लगे। जो बची हुई मेडिसिन होती थी घर में, जैसे मान लो डॉक्टर ने 6 दिन की लिखी, 3 दिन की खा ली और 3 दिन की बची रह गई, तो दोबारा से अगर वही प्रॉब्लम हुई तो दोबारा से हमने उसे पुरानी दवाई को उठा के खा लिया।
तो क्या हो रहा है कि जहाँ कई बार हो सकता है ज़रूरत ना हो, डॉक्टर दोबारा ना दे उस दवाई को, लेकिन हमारा जो मिसयूज़ है वो इससे बढ़ा। अंडर यूज़ क्या है कि मान लो डॉक्टर ने 6 दिन की दवाई दी, 6 दिन की एंटीमाइक्रोबियल दी, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब है जो तुम्हारी बॉडी पर इस टाइम अटैक कर रहा है। तो एक जो एंटी मतलब कोई माइक्रोब है जो 6 दिन में मरना है, लेकिन आपने क्या किया कि 3 दिन दवाई खाई, थोड़ा सा आराम फील हुआ, उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो उसकी साइकिल है माइक्रोब की वो तो चलती रहेगी, तो वो बढ़ते रहेंगे। तो जो है अंडर यूज से भी फ़र्क पड़ा। एंटी माइक्रोबियल आर नॉट यूज्ड ओनली इन ह्यूमंस। अब ये है कि जो अब एक तो चीज़ ये है कि जो दवाइयाँ हैं ये माइक्रोब्स को मारने की, या कि ये क्या सिर्फ ह्यूमंस में दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये जो चिकन होते हैं, मीन जो मुर्गे हैं, इनको दी जाती हैं जिससे कि इनका वेट बढ़ जाए। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आने लगी और इनका यूज़ जो है वो बढ़ने लगा। तो जो फूड प्रोडक्शन एनिमल्स की वो बढ़ाने के लिए फ़िश की, मतलब फ़िश या जो भी है चिकन है, इनका वेट इंक्रीज़ हो जाता है काफ़ी जल्दी, तो उस तरह की मेडिसिन इन्हें दी गई। और नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, ये काफ़ी स्कैरी है वैसे। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटी माइक्रोबियल लेस्ड चिकन। जो चिकन एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ दे के बढ़ाए जाते हैं, लेस किए जाते हैं, वो चिकन्स में जो कंज्यूमर है इंडिया, उसमें 4th नंबर पर है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये फैलता कैसे है? अगर मान लो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो microbes say from human being animals can spread from person to person, between people and animals and into the environment, and the food we eat due to poor sanitation and hygiene and lack of infection control practices। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पुअर प्रैक्टिसेस हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, लैक ऑफ जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हाउ कैन वी स्टॉप AMR? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कैसे रोक सकते हैं? डिस्कवर न्यूअर एंटी माइक्रोबियल्स बट वेरी फ्यू न्यू एंटीबायोटिक्स इन पाइपलाइन। पिछले ये ट्रेनिंग में बोला गया था कि पिछले 20 साल में कोई भी नई एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन नहीं बनी है, तो बहुत ही कम मेडिसिन डेवलप हो पा रही हैं। फिर क्या है कि जो इनकी पावर है वो प्रिजर्व हो जाती है, और ये इन्फेक्शन prevent infection and need more antimicrobials, stop misuse of antibiotics, united to preserve antimicrobials. Next, preventing infection is much better than taking antimicrobials। अब एक चीज़ ये है कि एक तो हम दवाइयाँ खाएं, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बीमार ही ना हो, क्योंकि बीमार होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो बीमारियों से मतलब वही है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम पहले ही की दवाइयाँ में लेनी ही ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? तो हमें कैसे प्रिवेंट करना होता है इन्फेक्शन को? अगर हम चाहते हैं इन्फेक्शन ना हो तो क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन इज़ वाइटल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये तो आजकल आप देख ही रहे हो कि जो कोरोना टाइम में क्या चल रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट मास्क लगाना और हाथ धोना ही है ना। हाथ में या तो सैनिटाइज़र लगाओ, और सैनिटाइज़र से भी बहुत ज़्यादा बेटर है हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग वो भी अच्छे से। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाथ से आप खाना खाते हो, उसी हाथ को आप कई बार अपने फेस पे लगाते हो, तो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में ईजिली उससे जा पाते हैं। तो इसलिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर 20 सेकेंड्स। तो हमें अपने हाथों को मिनिमम 20 सेकेंड धोना चाहिए, और 40 सेकेंड का टाइम बोलते हैं आजकल। तो आपको मिनिमम 20 सेकेंड तो उसको धोना ही है। और आपको बहुत बार ये स्टेप सिखाए भी जाते हैं स्कूल में, तो वो सारे स्टेप्स यूज़ करो, अच्छे से हाथ को वॉश करो। कब कब धोना चाहिए? खाने से पहले, टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, जब टॉयलेट्स यूज़ करते हो उसके बाद, और स्कूल से वापस आते हो तब, और जब भी आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं आप उसको धो सकते हो। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। अब इसको मान लो कि किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? ऑलवेज कीप योर हैंड्स क्लीन। तो पहले तो यह है कि आप अपने हाथ हमेशा साफ़ रखो, और यूज़ सोप एंड वाटर और हैंड रब और हैंड सैनिटाइज़र। तो हमेशा अपने हाथ साफ़ रखने चाहिए। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। अब किस तरीके से आप इनको माइक्रोब्स को बढ़ने से रोक सकते हो? अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कफ एटिकेट। अब कफ एटिकेट से क्या मतलब है कि वैन यू कफ और स्नीज कवर योर नोज एंड माउथ विद अ हैंकरचीफ और अ टिश्यू। तो जब भी कभी आपको खांसी आए या छींक आए, तो हमेशा अपने बाजू के साइड से या फिर
अपने हैंकी अगर आपके पास है तो हैंकी से या फिर टिश्यू पेपर से अपने फेस को, नोज़ को कवर करो। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक बार छींकते हैं तो उसके जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, वो 1 किलोमीटर दूर तक भी जाते हैं एयर से। तो नेचुरली आपको, अगर आप चाहते हो कि दूसरों को वो चीज़ ना फैले, तो आपको जब छींकना है, खांसना है, तो अपने मुंह को कवर करना है और नोज़ को कवर करना है। अब जो टिश्यू है, मान लो आपने छींक आई, आपने उसको कवर कर लिया, तो क्या करोगे? उसको नेचुरली डिस्पोज करोगे, डस्टबिन में फेंकोगे, और अगर हैंकी है तो उसको अच्छे से सोप से वॉश करोगे। कफ और स्नीज इनटू योर एल्बो, नोट योर हैंड्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा सिखाया जा रहा है, तो इसको भी कफ और स्नीज इनटू योर एल्बो, तो ये आजकल बहुत दिखाया जा रहा है कि एल्बो पर छींकना चाहिए, अगर मे बी आपके पास टिश्यू या हैंकी नहीं है उस टाइम। क्लीन योर हैंड्स, यूज़ मास्क, तो मास्क यूज़ करना तो असेंशियल है। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स, अब कैसे रोका जा सकता है? अवॉइड और लिमिट क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर्स वैन सिक, जैसा आजकल भी हो रहा है कि ये वायरल इन्फेक्शन ही तो है, कोविड से जो हो रहा है। लेकिन क्या है कि हम कहते हैं ना, वो जो 2 गज की दूरी, तो वो इसी वजह से ही बोली जा रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है 1 से 2 मीटर की। अवॉइड क्लोज स्पेसेस, जो बंद कमरे में अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी जगह पे रहें या कोशिश करें कि हवादार जगह पर बैठें। फूड हाइजीन, अब फूड को किस तरीके से हम हाइजीनिकली खा सकते हैं? सबसे पहले तो वॉश फूड आइटम्स प्रॉपर्ली, सब फूड को या जितने भी फल हैं, सब्जियां, उनको अच्छे से धोना चाहिए। साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, चाकू को ज़रूर धोना चाहिए। और जितना भी फ्रिज में जैसे आप खाना रखते हो या बाहर खाना रखते हो, उसको ढक के रखो हमेशा, और जितना हो सके फ्रेश बना हुआ खाना खाओ। और जो रॉ फूड है वो कम खाना चाहिए, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स का, मतलब जो रास्ते में नहीं, कई बार कटे हुए फल अपने ठेले पर बेचते रहते हैं, तो रास्ते में जो कटे हुए फल रखे होते हैं उन पर कितनी धूल और कितने सारे माइक्रोब्स बैठ जाते होंगे, और अगर हम उसे खाएंगे तो क्या होगा? नेचुरली बीमार होंगे। ऑरल हाइजीन, अब हमें अपनी सफाई कैसे रखनी है? प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, स्पेशली बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले अपने दांतों को ज़रूर ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश जो है मॉर्निंग में करो और सोते हुए करो, और अपने माउथ को भी अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, मीन्स खाना खाने के बाद। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो सभी समझते हो, टीकाकरण। तो प्रिवेंट सीरियस डिजीज़, तो जैसे काफ़ी सारे टीकाकरण हैं, जैसे डीपीटी का टीका है, या और बहुत सारे बच्चों को लगते हैं टीके, तो वो टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए, और जिससे कि क्या है, हेल्थ आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। Say no to antimicrobial. Most infections get cured on their own over time with adequate rest and sleep and adequate fluids. अब देखो, अगर कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे असर करता है, या अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो क्या है कि हमारी जो WBC सेल्स हैं, जो ब्लड का जो पार्ट है, वो सारे के सारे एक तरीके से हमारी बॉडी के लड़ाके हैं, तो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं इन्फेक्शन से। तो हमारी बॉडी में अपने आप ही काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि इन्फेक्शन से खुद ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जब ये सब बॉडी में चल रहा होता है, तो क्या है कि बहुत सारी टूट फूट होती है, वियर एंड टीयर चल रहे होते हैं, तो इस वजह से हम टायर्ड फील करते हैं। तो उस टाइम जब आप बीमार हो, तो सबसे अच्छी मेडिसिन ये है कि आप बहुत अच्छे से रेस्ट करो, खूब नींद पूरी करो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके पानी पियो, फ्लूइड पी लो, जूस लो, या फिर पानी लो, जिससे क्या है कि जो इन्फेक्शन है बॉडी से निकल जाए, फ्लश हो जाए। एंटी माइक्रोबियल शुड ओनली बी टेकन एज एडवाइस बाय द डॉक्टर, और जब तक कि डॉक्टर ना बोले उन मेडिसिन को लेने को, तब तक उनको हमें अपने से नहीं लेना है कि अपनी मर्जी से उठाया और खा लिया। तो से नो टू एंटी माइक्रोबियल, टेक ओनली व्हेन नीडेड, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा नहीं खानी है। स्टॉप एंटी माइक्रोबियल मिस यूज़, डू नॉट टेक एंटी माइक्रोबियल विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अब बिना डॉक्टर से पूछे आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खानी है, और डू नॉट टेक एंटी माइक्रोबियल ऑन योर ऑन, और ये भी नहीं कि घर में पड़ी है और आपको लगा अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी ने दे दी खा ली, किसी ने दे दी खा ली, तो वो भी नहीं करना होता, और ना ही केमिस्ट से लेकर अपने आप खानी होती है। कंप्लीट योर ट्रीटमेंट, पहली चीज़ ये है कि अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर एंटी माइक्रोबियल दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, तो उनको कंप्लीट करो। अगर 6 दिन की मेडिसिन दिया तो पूरी 6 दिन की खाओ। ऑलवेज कंप्लीट द एडवाइस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे टीबी का है, काफ़ी लंबा चलता है, बीच में छोड़ देते हैं तो फिर से दोबारा से वही चीज़ें फिर से आने लगती हैं, इन्फेक्शन आने लगता है। HIV का है, कोविड-19
कि तो अभी कोई दवाई बेसिकली आई नहीं है, लेकिन इसकी भी जब भी आएगी, कोई वैक्सीन आए, दवाई आए, तो वो भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर्म में ही आएगी। स्टॉपिंग एंटी माइक्रोबियल अर्ली कैन लीड टू ड्रग रेजिस्टेंस। अब अगर मान लो आपने क्या किया कि कुछ 10 दिन की दवाई दी, आपने 3 दिन खाई, छोड़ दी, तो क्या है कि जो जिस पर्टिकुलर दवाई को आप खा रहे हो, जिस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए खा रहे हो, वो माइक्रोब क्या है उसके बाद और स्ट्रांग हो सकता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस आ सकता है। स्टॉप मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। डू नॉट शेयर एंटी माइक्रोबियल विद अदर्स। अपनी जो दवाइयाँ हैं, ये नहीं कि आपने 5 दिन की दवाई आपने खा ली, फिर सेम सिम्टम्स किसी और को हुए, आपने वही मेडिसिन सेम वाला प्रिस्क्रिप्शन उनको दे दिया कि ये तुम भी खा लो, तो ऐसे नहीं करना होता। और जो बची हुई मेडिसिन्स हैं उनको भी आपको बाद में नहीं खाना होता। अगर पूरा कोर्स हो गया या बाय चांस किसी वजह से 1-2 दिन की मेडिसिन स्किप हुई, तो बाद में उनको नहीं खाना होता। अब मेन चीज़ क्या है कि अपने आप, अब मान लो ये चीज़ें आपने को मे भी पहले पता हो, मे भी ना पता हो, लेकिन कुछ सुनने से आपको कुछ चीज़ें तो पता लगती हैं, तो अपने आप को एजुकेट करो, अपनी फैमिली को एजुकेट करो। प्रिवेंट इन्फेक्शन, वही चीज़ें हैं जो पहले हमने अब तक पढ़ते आए हैं, बस एक समरी है कि हाथ धोएं, जो खांसें तो हैंकी लगा के खांसें, नोज़ पे, मुंह पे। गुड ऑरल हाइजीन, मतलब ब्रश करें, नहाएं डेली, जो खाना है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पिएं। कंप्लीट योर वैक्सीनेशन, जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीनेशन हैं, टीकाकरण है, वो पूरा कराएं। फिर स्टॉप मिसयूज़ एंटी माइक्रोबियल। कभी भी एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए। और अपनी बची हुई एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब एक प्लेज है, मतलब हमें एक शपथ लेनी है कि हम जो है एंटी माइक्रोबियल से लड़ेंगे और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे, स्मार्ट बनेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ कब लेनी हैं, और जॉइन हैंड्स टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और हमें खुद लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों से। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस चीज़ को भी ख़त्म नहीं कर सकते। और एक मेन चीज़ ये है कि जब हम एंटीबायोटिक ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं वाली, तो हमारी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया भी हैं ना, वो भी किल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पेट भी खराब होने लगता है और बॉडी के और फंक्शंस भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जब डॉक्टर बोले सिर्फ तभी खाना है। अब ये एक तुम्हारा, अब ये मेन चीज़ आपके लिए, ये बच्चों के लिए एक कंपटीशन है जो ऑनलाइन होगा। तो इसमें क्या है, इसका नाम दिया हुआ है आइडियाथॉन। तो टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। अब इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, इसमें कैटेगरी हैं 4: पोस्टर, पेंटिंग, सेकंड कार्टून, थर्ड स्लोगन, सॉन्ग और पोएम, और फोर्थ है वीडियो मल्टीमीडिया, मतलब कोई वीडियो बनाकर करना है। तो नीचे देखो एक साइट दे रखा है www.dsprud.organization.org। तो ये वाली जो वेबसाइट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इस वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना है बच्चों को। अब ये भी है एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस आइडियाथॉन फॉर स्कूल चिल्ड्रन दिल्ली एनसीआर। तो ये आपका जो लास्ट डेट है इसकी, वो 5 दिसंबर है। वैसे 2 दिसंबर बताई गई थी शायद। चलो आप कोशिश करना कि 2 दिसंबर तक अपनी एंट्रीज इसमें कर दो। और इसमें देखो एक्साइटेड प्राइजेस भी हैं एक्साइटिंग से। फर्स्ट प्राइज़ 5,000 है, सेकंड 3,000, थर्ड 2,000 और थर्ड 3 रनर अप जो हैं, मतलब कॉन्सोलेशन प्राइजेस जो हैं 3 बच्चों को, वो 1,000 रुपये मिलेंगे। तो अच्छा तो है ही, तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये बच्चों को आपको खुद करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाके खुद उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अपनी एंट्री जो है वो भेजनी पड़ेंगी। फिर वही है लास्ट में, यूनाइटेड टू प्रिजर्व, मतलब हम साथ मिलकर इन चीज़ों को से लड़ सकते हैं, अकेला कोई भी अपने आप नहीं लड़ सकता। तो बेटा जो भी इस कंपटीशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। दूसरा, आपको स्कूल में भी एक क्विज़ कराएंगे हम, जिसके आपको कुछ प्राइजेस सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये भी जो सर्टिफिकेट है रजिस्टर होगा उस पर, तो वो सर्टिफिकेट आपके वहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए एक बार इसको अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो दोबारा सुन लो। क्विज़ इसी में से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। जो ये पूरा पीपीटी है ये इन्हीं लोगों की दी हुई है, तो ये पीपीटी में से ही आना है आपका, जो भी आना है। तो बस इसको अच्छे से सुन लो, तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।